नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्माक्यूटिक्स की यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट 2 को हम कवर करेंगे दो पार्ट्स में। पार्ट 1 हमने यूट्यूब पे पहले ही अपलोड कर दिया था और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। अनदर मीडियम जैसे कि वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्रेस करते हैं हम n इक्वल्स टू सी बाई वी से। सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेलेक्टेड मीडियम। कोई सा भी मीडियम हो सकता है ये। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। ये रिलेशनशिप देता है बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक रे है जो कि एयर से वाटर की तरफ जा रही है और इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो एंगल ये इंसिडेंट रे फॉर्म करेगी नॉर्मल के साथ, उसे डिनोट करेंगे आई से और बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब ये रे एयर से वाटर की तरफ गई, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, तो इसीलिए वाटर को हम डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में गई तो ये बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंट होगी टूवर्ड्स नॉर्मल और आर एंगल फॉर्म किया। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे इसे। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसे मेज़र किया जाता है रिफ्रैक्टोमीटर्स की हेल्प से। डिफरेंट टाइप्स के रिफ्रैक्टोमीटर्स होते हैं। पहला होता है एबीएस रिफ्रैक्टोमीटर। जो एबीएस रिफ्रैक्टोमीटर होता है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड रिफ्रैक्टोमीटर होता है। और जो एबीएस रिफ्रैक्टोमीटर है वो पहला रिफ्रैक्टोमीटर है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल था और इसे यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है। और जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है मेज़रमेंट ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 डिग्री। ये एक डायग्राम है एबीएस रिफ्रैक्टोमीटर का, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वो सैंपल जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है वो हमने प्लेस किया है बिटवीन इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म। जब लाइट रेज आती हैं और इस प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं, इन दोनों प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं, तो वो लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट रेज डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होती हैं। फिर जो लाइट रेज हैं वो फिक्स्ड टेलीस्कोप में जाके एंटर करती हैं और ग्रेजुएट स्केल से हम मेज़र करके इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेज़र कर लेते हैं। नेक्स्ट रिफ्रैक्टोमीटर होता है पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर। ये भी एक टाइप का क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टोमीटर होता है और इसे यूज्ड किया जाता है मेज़र करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉलिड्स और लिक्विड्स का। पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर में एक राइट एंगल प्रिज्म होता है जिसके दो फेस परफेक्टली प्लेन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। वो सैंपल जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उसे हम पुट करते हैं, रख देते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्रिज्म के। जब लाइट रेज जो कि पैरेलल होती हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के, वो प्रिज्म के अंदर एंटर कर जाती हैं और क्रिटिकल एंगल फॉर्म करती हैं। और जब ये लाइट रेज प्रिज्म से बाहर निकलती हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम मेज़र कर लेते हैं टेलीस्कोप की हेल्प से। ये डायग्राम है पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर का, जहाँ पे हमने सैंपल को प्लेस कर रखा है प्रिज्म के हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और लाइट रेज जो कि पैरेलल आई हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के, वो प्रिज्म के अंदर एंटर करेंगी और क्रिटिकल एंगल फॉर्म करती हैं। जब ये लाइट रेज बाहर निकलती हैं प्रिज्म से तो हमने एक टेलीस्कोप लगाया होता है, ये टेलीस्कोप के अंदर एंटर करेंगी और टेलीस्कोप मीटर से और ग्रेजुएट मीटर से हम रीडिंग ले लेते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट रिफ्रैक्टोमीटर होता है इमर्जन रिफ्रैक्टोमीटर। इमर्जन रिफ्रैक्टोमीटर सिमिलर होता है एबीएस रिफ्रैक्टोमीटर की तरह ही,
पर ये लैक करता है इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म। यहाँ पे बस एक प्रिज्म होता है रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इस रिफ्रैक्टोमीटर का जो लोअर सरफेस होता है रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म का, उसे हम लिक्विड के अंदर डिप करके रखते हैं और एक मिरर को हम प्लेस्ड कर देते हैं लिक्विड के ऊपर। जब लाइट रेज इस मिरर पे पड़ती हैं तो ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट रेज को प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म के ऊपर हमने एक रिफ्रैक्टोमीटर भी लगाया होता है। जब प्रिज्म से ये लाइट रेज निकल के रिफ्रैक्टोमीटर के अंदर जाती हैं तो मेजरिंग स्केल वहाँ पे रीडिंग ले लेता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज्ड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसकी प्योरिटी मेज़र करने के लिए और उसकी कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज़ किया जाता है किसी भी लेंस की फोकल पावर को मेज़र करने के लिए और कुछ टेस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, फूड प्रोडक्ट्स के और सॉल्यूशंस के। और यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितना अमाउंट शुगर का है किसी शुगर सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल रोटेशन। द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड व्हेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ लिक्विड। मतलब वो एंगल जिस पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाए किसी भी लाइट का जब वो पास करे किसी लिक्विड से। नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट। पोलैरीमीटर्स को हम यूज़ करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन को मेज़र करने के लिए किसी भी पोलराइज्ड लाइट की। एक पोलैरीमीटर के पास एक पोलराइज्ड लाइट सोर्स होता है, पोलराइज़र होता है, एनालाइज़र होता है, सैंपल ट्यूब होती है और डिटेक्टर होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, एक लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट रेज गई जो कि ऑक्सीलेट कर रही हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। फिर नेक्स्ट आता है पोलराइज़र। पोलराइज़र से बस वो ही लाइट रेज पास करेंगी जो ऑक्सीलेट कर रही हों एक डायरेक्शन में। मतलब कि वो ही लाइट पास करेंगी जिन्हें हम बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं वो फिर नेक्स्ट सैंपल में चली जाती हैं, उस सैंपल में जिसका हमें ऑप्टिकल रोटेशन और डिग्री ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। और अगर ये इस सैंपल में जाने के बाद लाइट रेज अगर ये सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो जो प्लेन है पोलराइज्ड लाइट का वो चेंज नहीं होगा। और अगर ये सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्लेन है पोलराइज्ड लाइट का वो या तो क्लॉकवाइज चेंज होगा जिसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चेंज होगा जिसे हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी। फिर नेक्स्ट हम डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या चेंज हुआ है। जैसा यहाँ लिखा है, जब कोई लाइट रे पास करती है किसी भी पोलराइज़र से तो वही लाइट रेज पोलराइज़र को पार कर पाती हैं जो ऑक्सीलेट कर रही होती हैं एक डायरेक्शन में। उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती हैं एक सैंपल ट्यूब से जिसके अंदर वो सब्सटेंस होती है जिसका हमें डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करना होता है। अगर ये जो सब्सटेंस है जो सैंपल ट्यूब के अंदर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो चेंज हो सकता है, जिसमें भी या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन करने में किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। और पोलरीमीटर्स को हम यूज़ करते हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ में और उन्हें यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन और प्योरिटी किसी भी सैंपल की। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रेशियो होती है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मेज़रमेंट कैसे करें, इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है कोएक्सियल प्रोब मेथड, दूसरा होता है फ्री स्पेस मेथड, तीसरा रिजोनेंट कैविटी मेथड, फोर्थ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेथड। एप्लीकेशंस
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक्स को यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने के लिए कैपेसिटर्स, मैन्युफैक्चर करने के लिए ट्रांसफार्मर्स, और इन्हें यूज किया जाता है मेजरिंग और हीटिंग प्रोसेसेस में भी। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल मूवमेंट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटेड चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। मतलब डाइपोल मूवमेंट प्रोडक्ट होता है कि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है इनटू उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है। म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू आर। क्यू मैग्नीट्यूड है सेपरेटेड चार्जेस का और आर उनके बीच का डिस्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। जब कोई सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स दोनों हैं, उसे प्लेस किया जाता है दो प्लेट्स के बीच में जो कि अपोजिट चार्ज हैं, एनोड और कैथोड। एनोड होती है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड होती है नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं वो एनोड की तरफ चले जाते हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं तो ये वापस से अपनी पहले वाली स्टेट में चले जाते हैं, पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोसेस कंज्यूम करता है एनर्जी इसी वाली कंडीशन में आने के लिए जिसमें पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल कैथोड की तरफ थे और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल एनोड की तरफ थे। जो मेज़रमेंट होता है कैपेसिटेंस का किसी भी गैस और लिक्विड का, वो हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड डाइपोल मूवमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कि कैसा नेचर है, और डाइपोल मूवमेंट एक आइडिया देता है हमें डिग्री ऑफ पोलैरिटी के बारे में किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, और हेल्प करता है प्रेडिक्ट करने में नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये एक टेंडेंसी होती है या एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट है AXBY जिससे प्रोडक्ट बन रहा है XA + YB, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो KD मतलब कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल हो जाएगा AX × BY अपॉन AXBY। जो A है वो मोलर कंसंट्रेशन है A की और B मोलर कंसंट्रेशन है B की। AXBY मोलर कंसंट्रेशन है AXBY की। नेक्स्ट आता है मेज़रमेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम कैसे मेज़र करें। पहला मेथड होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, दूसरा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स, थर्ड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन करने में या स्टडी करने में एसिड बेस इक्विलिब्रियम की। डिसोसिएशन कांस्टेंट इम्पोर्टेंट होता है जब हम वर्किंग करते हैं बफर्स के साथ और pH इंडिकेटर्स के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।